माय नेम इज़ दीपिका साहू और हम आज जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो है हमारा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आज हम अपना नया यूनिट स्टार्ट करेंगे और वो है हमारा फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक, हम किस नाम से जानते हैं? फार्मेसी एक्ट 1948 के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो एक्ट है इसको कब कौन से ईयर में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इन्हें इंट्रोड्यूस किया था 1948 में। इसी वजह से हम इसे फार्मेसी एक्ट 1948 के नाम से जानते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। द फार्मेसी एक्ट 1948 was enacted on the 4th March 1948 with the following permeable। ठीक, इन्हें सबसे पहले इनैक्ट कब कराया गया था? इनैक्ट का मतलब क्या होता है? इन्हें सबसे पहले लागू कब करवाया गया था, कब बनाया गया था? तो वो है हमारा 4th मार्च 1948। ठीक, हमें डेट याद रखनी है, 4th मार्च 1948। ये कैसा है? एन एक्ट to regulate the profession of pharmacy, whereas it is expedient to make better provision for the regulation of the profession and practice of pharmacy, and for that purpose of constitute pharmacy councils। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ, इस एक्ट को मेन जो पर्पस था इन्हें बनाने का वो क्या था? ताकि ये रेगुलेट कर सके, हर चीज़ को कंट्रोल पे कर सके। किनको? प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। किसको रेगुलेट कर सके? प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को रेगुलेट कर सके। साथ ही ये क्या कर सके? और बेटर प्रोविजन बना सके, वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट का मतलब कि और ज़्यादा बढ़ावा मिले, जिसकी वजह से जो हमारा बेटर प्रोविजंस बनाने के लिए ये हमें हेल्प कर सके। ठीक, जितने बेटर प्रोविजंस बनने जाएंगे उतने बेटर ही जो है हमारा फार्मेसी प्रोफेशन को हम और ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट कर पाएंगे, और फार्मेसी जो प्रैक्टिस है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, है ना, और ज़्यादा बेटर होगी। और साथ ही साथ फार्मेसी काउंसिल्स भी जो हैं उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूट कराया जाएगा। ठीक, क्या लिखा है? द फार्मेसी एक्ट 1948 वॉज इनेक्टेड ऑन द 4th मार्च 1948। इसे 1948 में 4th मार्च 1948 को इन्हें इनेक्ट करवाया गया था। इनका मेन काम क्या था? ताकि ये जो एक्ट है वो रेगुलेट कर सके किसको? प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी के प्रोफेशन को ये रेगुलेट कर सके, और साथ ही साथ ये बेटर प्रोविजंस बनाने के लिए भी जो है, जिसकी वजह से हम प्रोफेशन और प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी जो है उसको और बेटर बना सके, उन्हें और बेटर तरीके से रेगुलेट कर सके। हम उन्हें रेगुलेट करने के साथ साथ हम उन्हें और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर सके, और साथ ही साथ क्या कर सके? फार्मेसी काउंसिल्स का भी कॉन्स्टिट्यूट हो सके, फार्मेसी काउंसिल्स भी बन सके। इन्हीं सारे कारणों के लिए इन्हीं सारी वजहों से ही जो है वो फार्मेसी एक्ट को बनाया गया। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? तो द फार्मेसी एक्ट 1948 इज पास्ड विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला, टू मेक बेटर प्रोविजंस फॉर रेगुलेटिंग प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। क्या करना है? सबसे पहले बेटर प्रोविजंस बनाने हैं, है ना। बेटर प्रोविजंस का मतलब कि बेटर लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस बनाने हैं, जिसकी वजह से प्रोफेशन के साथ साथ जो प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी है उन पे भी रेगुलेट कर सके। मतलब कि हम जिस भी प्रोफेशन फार्मेसी वाले हैं तो हम जिस भी प्रोफेशन के साथ चल रहे हैं, साथ ही जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, जिसकी मेडिसिन डिस्पेंस करने के लिए भी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका हम और बेटर वो कर सके, उन्हें और बेटरली हम उन्हें रेगुलेट कर सके, इसलिए इन्हें बनाया गया। नेक्स्ट है टू रेज द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। कैसे हमारे जो फार्मेसी का प्रोफेशन है, जैसे कि फार्मेसी जो उन्हें नहीं जान रहा है, तो यानी कि एक स्टेटस जो फार्मेसी को अपनी मेंटेन करके रखनी है। क्यों? क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि फार्मेसी कैसा है। फार्मेसी एक ऐसा ब्रांच है जो कि मेन किन के ऊपर पे मेन किस लिए काम करता है? तो हेल्थ केयर सिस्टम के लिए ये काम करता है। मतलब कि हम अपने आसपास के एरिया को कैसे और बेटरली उनके हेल्थ को और इम्प्रूव करें, इन सारी चीज़ों के लिए फार्मेसी काम करता है। तो हमारा जो स्टेटस है, फार्मेसी का जो स्टेटस है, उसको और बढ़ावा देने के लिए जो है उन्हें वो बनाया गया।
ठीक। नेक्स्ट है टू कॉन्स्टिट्यूट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके अलावा क्या करना है, पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसका कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, उनको बनाने के लिए जो है वो फार्मेसी एक्ट का एक ऑब्जेक्टिव है। उसके साथ साथ एक नया स्टैंडर्ड बनाना है जो कि हमें फार्मेसी एजुकेशन में हेल्प करेगा। ठीक। फार्मेसी एजुकेशन में कौन कौन से आते हैं, जो फार्मासिस्ट, जैसे कि फार्मेसी वाले जो पढ़ते हैं, हम उस एजुकेशन सिस्टम में हम क्या चीज़ें उन्हें बता सकते हैं, कैसे हम उन्हें और बेटर कर सकते हैं, तो ये सब कुछ भी जो है वो किस में आता है, फार्मेसी एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। ठीक। उसके अलावा क्या है नेक्स्ट हमारा, टू रेगुलेट फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस स्पेशली डिप्लोमा इन फार्मेसी थ्रू एजुकेशन रेगुलेशंस। इसके अलावा फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस को जो रेगुलेट करना है ना, फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फार्मेसी चल रहा है वो, है ना, तो फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस को हम कैसे रेगुलेट करें, उसके साथ साथ जो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो चल रहा है ना, उसे भी एजुकेशन रेगुलेशन के थ्रू हम उन्हें और बेटर कैसे बनाएं, ये भी इनका एक ऑब्जेक्टिव था। ठीक। उसके अलावा टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशंस बनाना, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने के साथ साथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स के क्या क्या फंक्शंस होंगे, क्या क्या फंक्शंस यानी कि उनके क्या काम रहेंगे, और उन्हें किन ऑर्डर्स के साथ साथ उन्हें किन बेसिस पे फार्मासिस्ट जो पढ़ा हुआ है उसे एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर करना है, ये भी चीज़ जो है वो इसमें बताई, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक। जो फार्मेसी एक्ट बनाया गया, उस फार्मेसी एक्ट का ये भी एक ऑब्जेक्टिव था कि उसे ऐसे नियम कायदे बनाने हैं, उन्हें साथ नियम कायदे बनाने के साथ साथ उन्हें स्टेट फार्मेसी काउंसिल वालों को कैसा काम कराना है, उन्हें क्या ऑर्डर्स देना है, जिसकी वजह से वो एक फार्मासिस्ट को एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनाए, रजिस्ट्रेशन करे उस बेसिस पे, ये सारी चीज़ें भी बनाना जो है वो फार्मेसी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक। नेक्स्ट है इसका टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट। इसके अलावा जितने भी एक्टिविटीज़ हैं फार्मासिस्ट के, उन्हें भी रेगुलेट करना जो है वो किसका काम था, फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत पे आता है। ठीक। तो फिर इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहला बेटर प्रोविजंस बनाना, जिसकी वजह से प्रोफेशन और प्रैक्टिस दोनों फार्मेसी के जो है वो अच्छे से रेगुलेट कर सकें। उसके अलावा स्टेटस रेस करना प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी का। उसके अलावा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसका कॉन्स्टिट्यूट करवाना, ताकि फार्मेसी एजुकेशन जो है वो और बेटर हो सके, उनका स्टैंडर्ड्स जो है वो एक अटेंड कर सके। ठीक। उसके अलावा फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करना कि उन्हें अपने इंस्टीट्यूशंस कौन से कंडीशंस पे वो खोल सकते हैं और किन कंडीशंस पे उन्हें वो इंस्टीट्यूट चलाना है। उसके अलावा अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर किसी इंस्टीट्यूट पे चल रहा है तो फिर उन्हें एजुकेशन रेगुलेशन के अंतर्गत पे कैसे उन्हें अंदर रखना है। ठीक। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जो मेंबर्स रहेंगे वो कैसे किसी को एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है वो कहलाएंगे, यानी कि कौन से बेसिस पे वो रजिस्ट्रेशन करेंगे फार्मासिस्ट का। उसके अलावा फार्मासिस्ट जो है उनके एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करना किसका ऑब्जेक्टिव था, फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव था। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे इनके डिफरेंट डेफिनेशंस। ठीक। कौन कौन से डेफिनेशंस, और ये डेफिनेशंस अगर हम देखें तो फिर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो डेफिनेशंस होते हैं ये ज़रूरी होते हैं। ठीक। सबसे पहला रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट किसे कहते हैं, तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट means a person whose name is for the time being entered in the register of state in which he/she is for the time being residing or carrying on his profession or business of pharmacy। मतलब कि कोई भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कौन कहलाएगा, तो फिर एक ऐसा पर्सन जिसका नाम जो है वो किसी भी स्टेट के फार्मासिस्ट रजिस्टर में जब वो एंटर होगा तब वो कहलाएगा एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट।
ठीक, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही कि अगर हमने बैचलर डिग्री ली है, अगर हम डिग्री कोर्स कर रहे हैं फार्मेसी में, या फिर हम डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं फार्मेसी में, है ना, हम जो भी कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है हमें उनके कंडीशंस फुलफिल करने पड़ते हैं। कंडीशंस फुलफिल मतलब कि जैसे कि डिप्लोमा अगर किसी ने पढ़ाई करी है, 2 इयर्स का कोर्स है, वो 2 इयर्स के कोर्स में उनको कंप्लीट अपने सारे के सब्जेक्ट्स पास आउट होने चाहिए। पास आउट होने के बाद फिर उनके पास जो है इंटर्नशिप करने का या फिर उनके पास ट्रेनिंग करने का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, जब उनके पास ये सारे के सारे कंडीशंस वो फुलफिल करते हैं, तब क्या करते हैं, वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाएंगे। स्टेट फार्मेसी काउंसिल वाले उनके सारे के सारे कंडीशंस को देखेंगे कि वो सब सारी की सारी चीज़ें उनसे मैचअप हो रही है कि नहीं, वो उनके जितने भी कंडीशंस हैं उसको फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। तब जाकर वो क्या करते हैं, उस स्टूडेंट का एक रजिस्टर पे नाम लिखवा कर नाम प्रिंट करवाते हैं, तब वो कहलाते हैं एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक, जब उनके पास खुद का अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जिसके थ्रू ये जाना जाएगा कि ये जो पर्सन है ये एज अ फार्मासिस्ट है, तब वो कहलाएगा हमारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक, समझ में आया रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होते हैं? तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वो होते हैं जिनकी फार्मेसी का एजुकेशन हो जाने के बाद जब वो सारे के सारे कंडीशंस को फुलफिल करते हुए अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स में अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं, और जब उस रजिस्टर में उनका नाम जो है वो चढ़ जाता है, तब वो कहलाते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। नेक्स्ट है हमारे सेंट्रल काउंसिल। तो सेंट्रल काउंसिल हम किसे कहते हैं? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है ये हमारा मेन काउंसिल होता है। क्या होता है? ये हमारा मेन काउंसिल होता है। मतलब कि हमारे ओवरऑल कंट्री पे एक मेन काउंसिल बनाया गया है, उसको हम सेंट्रल काउंसिल या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत पे किया गया है। और वो फार्मेसी काउंसिल जो है हमारा कहाँ पर सिचुएटेड है? वो है हमारा न्यू दिल्ली पे सिचुएटेड है। उस फार्मेसी काउंसिल का काम क्या होता है कि वो फार्मेसी काउंसिल अपना जो भी एक्ट बनाएगा, रूल बनाएगा, रेगुलेशंस बनाएगा, उसे पूरे के पूरे कंट्री में पास ऑन करने के साथ साथ उस हर हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स हैं उन सभी स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स में काम कराना, उन सभी स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स को उनके फंक्शंस बताना, उनके ड्यूटीज़ बताना भी किसका काम है? सेंट्रल काउंसिल का काम है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे एग्जीक्यूटिव कमिटी। एग्जीक्यूटिव कमिटी कौन होते हैं? तो एग्जीक्यूटिव कमिटी मींस एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ सेंट्रल काउंसिल और स्टेट काउंसिल एज द कॉन्टेक्स्ट में रिक्वायर। एग्जीक्यूटिव कमिटी क्या होता है? जैसे कि अगर हम नॉर्मली भी देखें तो फिर जो हमारे वीआईपीज रहते हैं या फिर हम अगर किसी बड़े उसको देखते हैं, किसी अगर हम बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे कमिटी मेंबर्स होते हैं, है ना। वैसा ही जो हमारे पीसीआई होते हैं, चाहे वो हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स के हो, चाहे वो हमारा सेंट्रल काउंसिल हो, वहाँ पर कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बनाए जाते हैं जिनका मेन काम क्या होता है? ये देखना होता है कि सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं, हर जगह पे चल रहे हैं कि नहीं, यही उनका मेन काम होता है। तो एग्जीक्यूटिव कमिटी क्या होता है? एग्जीक्यूटिव कमिटी जो है वो ऐसे मेंबर्स वहाँ पर बैठाए जाते हैं जिनका मेन फंक्शन होता है ये देखना कि वो कि सारे के सारे फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली हो पा रहे हैं कि नहीं। फिर नेक्स्ट है हमारे रेपाट्राइट्स। रेपाट्राइट्स कौन होते हैं? तो रेपाट्राइट्स मीन्स एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who has left or has been displaced from his place of his residence in Burma, Sri Lanka, Uganda or any other country after 14 April 1957 on account of civil disturbances and since residing in India। ठीक, क्या हुआ कि रेपाट्राइट्स हम किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसे पर्सन जिनका इंडियन ओरिजिन हो, यानी कि उनका जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ का है? वो यहीं का है। ठीक, लेकिन हो सकता है कि वो अपनी कंट्री से किसी दूसरे देश चले गए हों, किसी भी कारण से। हो सकता है कि यानी कि उस टाइम कोई सिविल डिस्टर्बेंसेस हुए उनकी वजह से, या फिर हो सकता है उन्हें अगर कोई जॉब करनी हो उसकी वजह से, या किसी भी वजह से अगर वो किसी दूसरे देश, और पर्टिकुलरली कौन कौन से देश में? या तो बर्मा, श्रीलंका या फिर युगांडा, इन में से कोई ये कंट्री या फिर और भी किसी दूसरे कंट्री में वो जाकर रह रहे थे,
लेकिन फिर जो है वो आफ्टर 14 अप्रैल 1957 सिविल डिस्टर्बेंसेस की वजह से फिर से जब वो वापस अपने कंट्री आ गए तब वो कहलाते हैं अपने रेपाट्राइट्स। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेस्ड पर्सन। डिस्प्लेस्ड पर्सन हम किसे कहते हैं? एनी पर्सन हु हैज़ लेफ्ट और हैज़ बिन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम प्लेस ऑफ हिज रेसिडेंस इन पाकिस्तान ऑन और आफ्टर 1 March 1947 on account of setting up of dominance of India and Pakistan or on account of civil disturbances and then residing in India। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि छूट गया हो, यानी कि वो चला गया हो या फिर डिस्प्लेस हो गया रहा होगा, और वो मान लीजिए कि वो अगर पाकिस्तान का रेसिडेंस रहा होगा, लेकिन आफ्टर 1 March 1947 सिविल डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो है वो वापस इंडिया में अगर आके रहने लग रहा है, तब वो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के नाम से रजिस्टर्ड रहेगा। ठीक, समझ में आया। डिस्प्लेस्ड पर्सन हम किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा पर्सन जो कि चला गया हो या फिर डिस्प्लेस हो गया रहा हो वो अपनी जगह से, ठीक, लेकिन 1 March 1947 के बाद सिविल डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से जब वो वापस इंडिया आया और तब से वो अगर यहीं पे रहने लग रहा है, तब वो कहलाते हैं हमारे डिस्प्लेस्ड पर्सन। ठीक, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन, एनी पर्सन हु हैज़ लेफ्ट और हैज़ बिन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम प्लेस ऑफ हिज रेसिडेंस इन बांग्लादेश आफ्टर 14 अप्रैल 1957 but before 25 March 1971 on account of civil disturbances and then residing in India। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि डिस्प्लेस हो गया था और वो मान लीजिए कि बांग्लादेश में रह रहा था, लेकिन कब से कब? 14 अप्रैल 1957 से, लेकिन बिफोर 25 मार्च 1971 के पहले अगर वो वापस इंडिया में आके रहने लग गया, तब वो कहलाते हैं हमारे डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। ठीक, नेक्स्ट है हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर हम किसे कहते हैं? तो फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर कोई भी ऐसा पर्सन रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन अ मेडिकल रजिस्टर ऑफ अ स्टेट मींट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन्स प्रैक्टिसिंग द मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। मेडिकल प्रैक्टिशनर हम किसे कहते हैं? कोई भी जिसने अगर फिजिशियन या फिर जिसने अगर मेडिकल पढ़ाई की है या फिर जिन्होंने मेडिसिन से रिलेटेड अगर पढ़ाई करी है, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स है ना। मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि अगर हम अपने डेली लैंग्वेज पे बोले तो फिर वो कहलाते हैं हमारे डॉक्टर्स। तो वो मेडिकल प्रैक्टिशनर कब कहलाएंगे? जब उनका भी नाम जो है, जब वो मेडिकल क्वालिफाई करके जब वो जाकर अपने स्टेट काउंसिल्स में, स्टेट मेडिकल काउंसिल्स में अगर वो जाके अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं और उस स्टेट मेडिकल काउंसिल में अगर उनका नाम जो है वो रजिस्टर करा लिया जाता है, तब वो कहलाते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक, समझ में आया। मेडिकल प्रैक्टिशनर हम किसे कहते हैं? तो ये थे हमारे कुछ डेफिनेशंस और ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। तो हमें डेफिनेशंस जो हैं अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से याद रखें। ठीक, थैंक यू।